Good evening, everyone. A quick check on the last class. Anyone has to say something or? Okay. Anyways, a small recap of what before regeneration we discussed what is a stem cell. Anyone of you who would like to volunteer and tell the class what is stem cell? Quickly, बहुत छोटा सा stem cell क्या होता है, उसका purpose क्या है? That's it. जल्दी से stem cell क्या होता है? और किसी को नहीं पता? सिर्फ एक ही बच्चे को पता है? Akshara, can you help me in defining what is a stem cell? Akshara. Good evening, ma'am. Good evening. Akshara, can you help me in defining what is a stem cell, बच्चा? Give me a minute. No problem. Ma'am, you are asking about stem cell. ये हाँ जी बच्चे. Okay. Mannat, would you like to try? What is a stem cell? बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? Yes, ma'am. हाँ बच्चे. What is a stem cell? Did you attend my last class? No, ma'am. Okay. हाँ Krishang, would you like to try? Ma'am, I was not in the last class, but I would like to Go try. on. Ma'am, our stem cells are the materials which a body or an organism can use. Like you can say it's like a glycogen and it is stored. Like you can say it is a raw material. Okay, raw material is something which I accept. But raw material of what? Made up of what? Manvi? Ma'am, genetic. Ma'am, stem cells. Ma'am, stem cells are the cells that helps in activating the DNA of the other cells, which helps in making different types of cells. ओके. अगर आप वैसे स्टेम सेल की बात करो, स्टेम सेल बहुत सिंपल सेल है. मतलब हमारी बॉडी किससे शुरू होती है? सबसे पहला सेल जो हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको स्टेम सेल नाम दे सकते हो. ठीक है. उसके बाद नए नए तरीके के सेल बनते हैं उसी से. ठीक है. इफ आई गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, एक स्टेम सेल है S1, S2, S3. मान के चलो ये सारे ही स्टेम सेल है. ठीक है. ये जब बनते चले गए तो इन बिटवीन जब सेल्स के डिवीजन हो रहे थे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इस सेल ने अपने आप को, अपने डीएनए को एक्टिवेट करके किसी नए तरह का सेल बना लिया अपने आप को. ठीक है. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट कि बनते सारे स्टेम सेल से ही है. स्टेम सेल एक पेरेंट सेल है
जिससे इंटेस्टाइन के भी सेल बनेंगे, कार्डियक सेल भी बनेंगे। ये समझ के देखो, ये बहुत इजी है। मतलब आप मान के देखो, जब फर्टिलाइज होता है कोई भी एग सेल है, उसको स्पर्म सेल फर्टिलाइज कर रहा है, तब तो वो एक सिंगल सेल ही है ना, वो मल्टीपल सेल तो है नहीं कि इस एग के अंदर एक कार्डियक सेल बैठा था, इसके अंदर एक मसल सेल बैठा था, या इसके अंदर आरबीसी भी बैठे हुए थे, तो बस स्पर्म सेल ने आके फ्यूज कर दिया और ये सब खुल गए। ऐसा नहीं होता, ये एक ही सेल है। एग सेल इज अ सिंगल सेल, ओनली वन सेल। इसने अपनी 2 कॉपी बनाई, इसने फर्दर अपनी 2 कॉपी बनाई, इसने 2 फर्दर बनाई। इस तरह से 9 मंथ्स तक कोई भी बेबी अंदर डेवलप होता रहता है, तो वो उसी एक सेल से बना है। ठीक है। अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद क्या होगा, 1-2 वीक्स के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मान लो ये 100वां सेल है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए डीएनए के अंदर और ये कार्डियक सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। मान लो कोई 200वां सेल है, वो जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो उसको पता चला मैं तो मसल बनूंगा जी, उसने मसल सेल बना लिया, अपने आप को कन्वर्जन कर लिया, डीएनए का सेक्शन एक्टिवेट करके अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। हाँ कृषांक। मैम अगर मल्टीपल मसल सेल्स बने तो? सॉरी, हम मैम अगर लाइक जैसे कार्डियक सेल है, तो मैम हम्म ऐसा हुआ कि जितने सेल्स को कार्डियक फॉर्म करना था, उन उससे ज्यादा सेल्स कार्डियक सेल में वो हो गए, लाइक कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो वेस्ट जाएंगे या फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो एवोल्यूशन के टाइम पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स डिसाइड करता है। देखो इट डिपेंड्स कि जो वूम में बेबी है वो शुरू में सब सेम साइज के होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ मदर कि वो थोड़े टाइम बाद बहुत हेल्दी बेबी होगा या बहुत लीन बेबी होगा। तो इट डिपेंड्स कि उसके हार्ट कितना साइज होगा और कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसके पर्टिकुलर ऑर्गन में। लेकिन इनिशियल फेजेस में आप फर्स्ट 3-4 मंथ्स की बात करो या 6 मंथ्स की बात करो, तो सारे फीटस सेम साइज के होते हैं। उनमें अगर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी ना हो तो दे आर ऑलवेज ऑन द सिमिलर लाइंस। कुछ बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स एक्चुअली रिमेन इन एंड द सेम, मतलब अराउंड सेम रहते हैं। हाँ, अब इस चीज का आंसर बहुत लंबा भी हो सकता है कि मैम अलग अलग रेसेस की बात करो, एशियन रेस की बात करो, अफ्रीकन बच्चा बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एशियन कम्युनिटी का बच्चा, तो ऑब्वियसली उसके सेल ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं होता, सेल वेस्ट होते हैं। स्टेम सेल आपकी बॉडी में अल्टीमेटली अभी भी और बुढ़ापे तक भी स्टोर्ड रहेंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे, वो कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, वो आपके बोन मैरो में एज इट इज स्टोर्ड रहते हैं एज अ स्टेम सेल। कैसे स्टोर रहते हैं वो अलग कहानी है, अगर मैं उसको अभी एक्सप्लेन करने लगी तो चैप्टर से अलग चले जाएंगे। लेकिन ये मान के चलो स्टेम सेल मरते दम तक भी आपकी बॉडी में रहते हैं, लेकिन बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन वंस यू आर इन अ फीटस एंड अ ग्रोइंग बेबी, तब उस टाइम पे सारे सेल्स आपके अंदर स्टेम सेल होता है, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होके एक स्पेसिफिक सेल बनता रहता है, जिसको आप सेल डिफरेंशिएशन भी कहते हो। ठीक है, देयर इज अ टर्म फॉर इट दैट इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो अल्टीमेटली crux of the situation is that stem cells is the first cell which gives rise to other cells. अब इसको आप कोरिलेट कैसे करोगे अपने चैप्टर से, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू नो। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने ये वाला पार्ट कर लिया था, राइट? हमने ये पार्ट किया, दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा के कितने भी पीसेस कहीं से भी कर दो, इट विल रीग्रो इट्स पार्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है। दूसरी बात आती है, प्लनेरिया ले लो, ये भी वाटर ऑर्गेनिज्म है, इसको भी कट करोगे तो क्या होगा, जिस भी हिस्से को कट करोगे तो वो हिस्सा अपना रीग्रो कर लेगा। हेड कट करा तो उसने टेल ग्रो कर ली, बीच का हिस्सा कट करा तो उसने एक से अलग से हेड बना लिया, अलग से टेल बना ली। दिस इज हाउ इट रीजेनरेट्स इटसेल्फ। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे स्टेम सेल का क्या यूज हो सकता है, मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टेम सेल? यानी आइडिया कि अब मैंने आपको स्टेम सेल सिखा दिया, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि स्टेम सेल से कोई भी नई तरीके के सेल बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, विदाउट मच अडू, ध्यान से सुनना। मान के चलो कि हेड के पास यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में इसका स्टमक था। ठीक है, मान के चलो इस हिस्से में इसका इंटेस्टाइन था। ठीक है, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं रेक्टम एनस रहा होगा जहां से ये एक्सक्रीट करता है।
ठीक है, आपने दो हिस्सों से कट किया है इसको, एक और दूसरा, ठीक है। while regenerating itself, अब जो इमेज मैं आपको बता रही हूँ हाईलाइट करके, ठीक है, while regenerating itself आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसका कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन और स्टमक कट गया होगा तो उसने रीग्रो किया, तो स्टमक का भी पार्ट बना होगा नया और इंटेस्टाइन का भी पार्ट नया बना होगा। ऑब्वियसली रीजनरेट कर रहा है तो अपना बॉडी पार्ट्स भी तो रीजनरेट करेगा, सिर्फ स्किन तो रीजनरेट करेगा नहीं। तो स्पेसिफिकली इसके इस एरिया में भी स्टेम सेल बैठे थे और इसके इस एरिया में भी स्टेम सेल बैठे थे, जो कि अनडिफरेंशिएटेड थे, ऐसे सेल जिनका कोई फिगर नहीं था, वो बस नॉर्मली यहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे ही पता चला प्लेनेरिया कट हुआ है, स्टेम सेल्स गॉट एक्टिवेटेड, वो एक सेल दो सेल बने, दो से तीन बने, तीन से चार, जिसमें से कुछ प्लेनेरिया के स्किन सेल बन गए होंगे जिससे वो ज्वाइन हो रहा है, कुछ सेल उसके ब्लड सेल्स बन गए होंगे, ठीक है, कुछ सेल्स उसके स्टमक सेल बन गए होंगे, वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये स्टेम सेल क्या करते हैं, they are nothing but helping the organism to regenerate. This is not a capacity which humans have, but certain organisms like Hydra and Planaria have this capacity to regenerate its thing. ठीक है, आप सिमिलरली अगर किसी छिपकली का भी एग्जांपल लो कि छिपकली की अगर पूंछ कट जाए, पूरी छिपकली बीच में से काटोगे तो नहीं। इफ यू कट अ लिजर्ड, ठीक है, एक लिजर्ड है, ठीक है, इफ यू कट दैट लिजर्ड, अगर आप लिजर्ड को यहां से बीच से काट दोगे ना तो इट विल डाई, क्योंकि इस साइड पे उसके स्टेम सेल नहीं थे, जीरो थे, तो रीजनरेशन ही नहीं हुआ, मर गई। नाउ अदर थिंग इज कि अगर बाय चांस यहां से कट हुई, ठीक है, अब उसकी टेल में, बिकॉज इट्स टेल इज वेरी वेरी पावरफुल चीज, एक मिनट रुक जाओ या बच्चा स्टिल ज्वाइनिंग, गिव मी अ मिनट, ठीक है, उसकी टेल काफी पावरफुल होती है, तो यहाँ पे उसके स्टेम सेल्स प्रेजेंट थी। अब ये हिस्सा कट के अलग हो गया तो इट इज केपेबल ऑफ, क्योंकि वहां स्टेम सेल प्रेजेंट थे तो इसलिए वो वहां पे नई टेल रीजनरेट कर पाई, क्योंकि इस सेक्शन में उसके स्टेम सेल थे, बीच में नहीं थे, तो इट डाइड ऑफ। अगर उसकी पूंछ कट जाए तो वो रीजनरेट कर लेती है, अपने आप को रीग्रो कर लेती है, व्हाई, बिकॉज दिस एरिया इज हाई इन कैपेसिटी ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। तो इसलिए ये सिनेरियो होता है स्टेम सेल्स का कि जहां जहां स्टेम सेल होंगे वहां वहां रिपेयर चलता रहेगा। अब आपकी बॉडी ऑर्गन्स में भी इतने ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां स्टेम सेल बैठे हैं इसलिए वो रिपेयर हो रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे आपका लिवर एक ऑर्गन है, अब आपके लिवर ऑर्गन में अगर कोई चीज डैमेज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या होगा, लिवर के ही सेल्स, लिवर एल आई एम डिनोटिंग इट बाय द, लिवर के ही सेल्स अपने आप को माइटोसिस या डिवीजन करके रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई चीज कट के अलग हो जाए, ऑर्गेनिज्म ही आधा कट जाए, जैसे किसी इंसान की टांग काट दी जाए तो वो रीग्रो नहीं हो सकती, लेकिन ये चीज एक लिजर्ड के केस में वो रीग्रो कर सकती है बिकॉज इट हैज स्टेम सेल्स। लेकिन ह्यूमंस के स्टेम सेल फिर किस काम के, जब वो लिवर को रीग्रो नहीं कर सकते। ह्यूमन के स्टेम सेल्स की अलग कहानी है, दैट गोज इनटू आपकी जो बोन होती है, ठीक है, द बोन ऑफ ह्यूमन have a section, hollow section here, which is known as bone marrow. हमने कभी सुना भी होगा कि बोन मैरो से सेल निकाल लिए, ठीक है, बोन मैरो ऑपरेशन हो रहा है किसी का, ठीक है, इसके अंदर थोड़े बहुत स्टेम सेल बैठते हैं, इसके अंदर मान लो 1 मिलियन स्टेम सेल बैठे हुए हैं इस टाइम पे, जिनका कोई पर्पस नहीं है, वो शांति से बैठे हुए हैं। अब बॉडी को इशारा मिला कि यार किसी का एनीमिया है किसी को, ठीक है, तो उसको मेडिसिन जा रही है ताकि उसका एनीमिया ठीक हो सके, उसका नॉर्मल ब्लड लेवल आ सके। तो जब बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है तो इस बोन मैरो से ये घुल के बाहर आने लगता है, ये मेच्योर होके आरबीसी का शेप ले लेंगे, ठीक है, ये अपने आप को आरबीसी बना लेंगे। हो सकता है इनको इंडिकेशन मिले ब्रेन से कि नहीं यार अब तुम्हें बनना है व्हाइट ब्लड सेल, तुम व्हाइट ब्लड सेल बन के बाहर निकलो, तो ये व्हाइट ब्लड सेल भर के बन के बाहर निकलेंगे। तो ह्यूमन स्टेम सेल्स बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले कर सकते हैं, वो किडनी सेल वगैरह नहीं बन सकते, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स ये सब बन सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी, से मैं डिटेल में नहीं जा रही, बट आई होप कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया टू टेल यू कि स्टेम सेल का क्या रोल होता है बॉडी, ठीक है। वन ऑफ माय क्वेश्चंस टू यू इज,
हमने अभी तक जितनी भी बात करी ठीक है, लेकिन आर यू श्योर कि ये रीजेनरेशन ही यूज करते हैं एज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? मतलब ये जब कटेंगे तभी ये रिप्रोड्यूस करेंगे, वैसे ये जिंदा रहेंगे? मतलब अजीब सी बात नहीं लगती कि इनको कोई काटे तभी ये कहेंगे अब हम रीजनरेशन का टाइम आ गया, कि हम 1 से 3 कटे तो 3 नए बन गए? आर यू श्योर कि ये सिर्फ इसी चीज का सहारा लेते हैं रीजनरेट करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए? एनीवन? इट्स अ क्वेश्चन टू यू ऑल। अगर कोई डाउट है अभी तक का वो भी पूछ सकते हो, एंड यू कैन आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू हैव एन आंसर टू इट, कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टूटने के बाद ही रीजनरेट करते हैं, या देयर इज अदर वे एज वेल व्हिच दे फाइंड मोर इजी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स? कार्तिकेय, स्टेम सेल्स का तो बच्चे पूरा रोल एक्सप्लेन करना इज वेरी वेरी ऑड, क्योंकि अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई हैव टेकन 15 मिनट्स। डू वॉच द वीडियो, ठीक है? एक बैकअप वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आता देन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? हाँ आरुष, यू हैव समथिंग टू से? मैम कोई और प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होगा ऑर्गेनिजम्स के लिए। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि यार हमने ये पढ़ लिया वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, चलो 4 हिस्सों में कटा तो 4 नए बन गए, लेकिन ऐसा क्या होगा कि हर बारी हाइड्रा को कोई काटने थोड़ा आएगा, कि कोई और ऑर्गेनिज्म आया कि उसने कहा अब तेरा रिप्रोड्यूस करने का टाइम आ गया, मैं तेरे को काट देता हूँ? ऐसा तो होगा नहीं। दिस इज मतलब इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है? तो कोई और तरीका भी तो होना चाहिए इन बेचारों को रिप्रोड्यूस करने के लिए, या काटोगे इन बेचारों को बस? हाँ एंजल? मैम हम इसको काइंडली रिवर्स भी यूज कर सकते हैं कि वो मैम ग्रो हो जाते हैं एंड देन मैम वो बाद में अपने आप को खुद ही डिटैच कर लेते हैं ताकि वो अलग से बन जाए। Okay. अच्छा, my question is to people who have already done this chapter in this their chapter in the school. जिन्होंने चैप्टर स्कूल में कर लिया उनके पास तो आंसर होना चाहिए कि हाइड्रा और प्लनेरिया करते क्या है रीजनरेशन के अलावा। हाँ आरुष? मैम बडिंग। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है? ये चीज हमने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है, शायद हम ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रा इज नोन फॉर इट्स बडिंग एबिलिटीज, ठीक है? एक उसकी एबिलिटी है कि वो बड बना के तोड़ देता है अपने आप को, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट इज देयर इन द स्लाइड, ठीक है? आई प्रेफर बडिंग। वो कह रहा है मैं, वो फिजन प्रेफर करता है, वो कहता है नहीं मैं आपस में ये बीच में से फ्यूज हो जाता है, ये अपने आप को 2 हिस्सों में वैसे ही कर लेता है, काट लेता है, ठीक है? तो ये अपने आप को फिजन से तोड़ता है, ठीक है? इट ब्रेक्स इनटू 2, एंड ये क्या करता है, ये अपना एक बड बना लेता है। मतलब मान के चलो ये हाइड्रा है तो इसका एक बड बन गया, इट ग्रोज इनटू अ हाइड्रा। जब वो एक हाइड्रा बनेगा तो वो टूट के एक और नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है? तो एनी डाउट सो फार? आई वांटेड टू शो यू वीडियो। कोई डाउट है किसी को? मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मैंने मैम 5 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था, तो ये सारे प्रोसेसेस मैम किस चीज के हैं, मतलब किसके पार्ट से ये एसेक्सुअल रीजनरेशन? रिप्रोडक्शन, वी आर ऑलरेडी ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? हमने अभी और कुछ कवर नहीं किया है। हाँ मानवी Okay. बोलो। मैम एक बार आप हाइड्रा में बडिंग दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं अभी हाइड्रा के बारे में ही बता रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? एक मिनट रुकना। हाइड्रा की बडिंग देखनी है ना? आई एम शोइंग यू अ मूवी ऑफ हाइड्रा। अगर हाइड्रा की मूवी चल जाती है तो पता नहीं, इट इज नॉट लेटिंग मी। एनीवेज आई विल शेयर माय स्क्रीन विद द साउंड, ठीक है? सबको ये thick. Its head is just a bunch of are you able to hear this, see this? Yes मैम। सबको दिख रहा है? ठीक है, Yes. I'll play this. I'll Yes. keep myself muted. ठीक है? It is all about how Hydra reproduces through budding. Also, इसमें regeneration भी cover हो रहा है, तो do have a look at this video. ठीक है? tentacles surrounding a mouth, no eyes or brain. The whole thing is about as long as a grain of rice. The hungry Hydra stretches out its tentacles to snag swimming prey.
Microscopic harpoons hook the water flea, injecting it with paralyzing neurotoxins. Then it's down the hatch. The hydra uses those nutrients to make more hydra. Check out this bud. It's a clone sprouting right from the hydra's side. Hydra can reproduce sexually too, but most often they just clone themselves. Chip off the old block. Hydra are constantly regenerating their own bodies too, replacing all of their cells every 20 days. They can do that because roughly half of the cells in their bodies are stem cells, which can develop into all the different types of specialized cells you need to build or rebuild a body. Stem cells only make up a tiny percentage of our bodies, and our stem cells degrade over time. That's why we age. But a hydra can make near perfect copies of its stem cells, basically forever. It's called non-senescence, biological immortality. Having all those stem cells allows hydra to recover from all kinds of damage. All right, here we go. No body? Not to worry. No head? No problem. As long as the chopped off chunk has some stem cells, it's ready to regrow. In a couple days, the severed head has a new body. And the foot, it's got a brand new head. Soon, they'll both be as good as new, except for maybe some lingering trust issues. To test the limits of their ability to recover, researchers came up with an experiment. This hydra is genetically engineered so that under ultraviolet light, its exterior cells glow purple and interior ones glow green. Scientists basically blend up a bunch of these hydra, leaving a heap of mixed up cells. Right away, the cells start reorganizing. Those purple outer layer cells migrate out. The cells from the inside squirm back into the center. The hydra dumps cells from the interior to restore its hollow shape. The stem cells start dividing and differentiating to rebuild the rest of the animal. Soon a head starts to form. Sometimes a few little heads compete to be the new top. After a few tumultuous days, what was once a mixed-up pile of cells takes on a familiar shape. Researchers hope to harness देखिए वीडियो सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Would you get something out of it? Anyone who would like to share कि क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में आया वीडियो देख के या कुछ भी समझ में आया? हाँ एंजल, मैम लाइक हाइड्रा किस तरह से स्टिक कर लेता है मैम अपने फूड पार्टिकल्स के अंदर, मैम उसको अब्सॉर्ब करके उसके ऊपर एक बड फॉर्म होता है जो मैम थोड़ा सा ग्रो करने के बाद एक काइंड ऑफ डेफिनेट शेप लेने के बाद वो डिटैच होके एक प्रॉपर हाइड्रा बन जाता है. एंड मैम सेम द स्टेम सेल्स जो मैम अगर बीच में से वो कट हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं. एग्जैक्टली. और तुमने लास्ट में वीडियो में ये भी देखा कि अगर वो पूरे के पूरे हाइड्रा को ही ठीक है स्मैश करके पूरा उसको ग्राइंडर करके छोटे छोटे सेल्स बना दे, even that bunch of cells reorganizes itself into forming a new hydra in itself. ठीक है, तो ये इतने full of stem cells से भरा हुआ होता है. ठीक है, not in the case of planaria. planaria कुछ particular areas में ही रखता है अपने stem cells. ठीक है, हो सकता है उसको इस तरह काट दो या इस तरह काट दो तो शायद वो रीग्रो ना कर पाए. हाँ कृषांक? मैम इसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं वो यूज नहीं होते. नहीं, Like वो देखो दूसरे स्टेम सेल में कह रहे हैं functions form ना, हर करते हैं. ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं स्टेम सेल्स होते ही होते हैं प्रिजर्व्ड केसेस में. ठीक है,
और आपने देखा है कि हाइड्रा तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, इसको एक तरह से इमॉर्टल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भंडार होता है एक तरह से, इट इज फुल ऑफ स्टेम सेल। ठीक है, तो क्या करते हैं वो स्टेम सेल्स बैठे हुए हैं, जब ये कट हो गया कहीं से तो स्टेम सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग देमसेल्व्स, वो जल्दी जल्दी अपनी डिवीजन शुरू कर देते हैं कि उनको पता चल गया कट हो गया, नाउ इज आवर रोल टू डिवाइड। फिर वो डिवाइड होके अलग अलग तरह के सेल्स बना लेते हैं। दिस इज व्हाट स्टेम सेल्स डू। नहीं तो वो डोरमेंट बैठे रहते हैं किसी भी बॉडी। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में डोरमेंट बैठे रहते हैं, जब रेड ब्लड सेल बनना होगा या डब्ल्यूबीसी बनना होगा तभी उसमें तो थोड़े से निकल के एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं तो बाकी सब नॉर्मली बैठे रहते हैं जब तक उनका रोल नहीं आता कोई। Give me a minute, class. I have a small call. Give me a minute. Okay. हाँ जी, सो वेयर वर वी? मुझे लगता है टॉपिक कवर हो गया था। एनी डाउट्स अराउंड इट? मैं शायद डाउट्स ही ले रही थी। एनी डाउट्स सो फार, या समझ में आ गया? चलो, आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव अंडरस्टूड। नहीं भी आया तो यू कैन आस्क। ठीक है, चलो, इतना हो गया कि वी हैव डन रीजनरेशन, वी हैव डन। दिस इज अ स्मॉल क्लिप ऑफ हाउ डू स्टारफिश आल्सो रीजनरेट देमसेल्व्स। वो भी इस तरह होता है, मल्टीपल एरिया से कवर कट हो जाते हैं तो उनके स्टेम सेल्स उनको रीग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। सो स्टारफिश इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, नथिंग मोर इन इट। ये आप सिंपली पढ़ सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इजी। जब फ्रेगमेंटेशन की बात आती है तो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है जब वो ब्रेक होता है पीसेस में। ठीक है, इट मे, और यहाँ पे मेन डिफरेंस ये आता है, इट मे और मे नॉट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसका आंसर मैं अभी दे चुकी हूँ कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर हिस्से में स्टेम सेल्स एग्जिस्ट ना करते हो जहां से वो कटा हो, तो इट विल सीज टू बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। अगर उस एरिया में स्टेम सेल है तो वो ऑर्गेनिज्म रीग्रो कर लेगा, नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, इट विल इवेंचुअली डाई। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइज सेल की जरूरत नहीं होती है, फ्रैगमेंटेशन में स्पाइरोजाइरा को नहीं जरूरत होती है, तो इट इज सिंपल डिवीजन ऑफ सेल्स। यहाँ पे स्पेशलाइज सेल से हम कहते हैं स्टेम सेल को, कि स्पेशलाइज सेल कौन से हैं? स्टेम सेल है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट बेसिक ऑफ अ डिफरेंस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और हम बडिंग भी कर चुके हैं कि वो क्या होता है, एक बड डेवलप होता है जिससे कि एक नया हाइड्रा बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, एंड सिमिलरली इट इज द केस विद यीस्ट। ठीक है, यीस्ट भी इसी तरह करता है, ये सिर्फ इस तरह नहीं करता है, बट गिव मी अ मिनट, पता नहीं आज इतने रीजॉइनिंग कैसे हो रही है। ठीक है, आप मान के चलो कि ये बाइनरी फिजन से भी करता है, लेकिन मोस्टली कहीं ना कहीं इसको बर्डिंग बहुत इजी लगता है। ठीक है, बर्ड 1 बर्ड 2 बर्ड 3 बर्ड 4 बर्ड। ठीक है, दिस इज हाउ यीस्ट इज रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ एसेक्सुअली। अभी तक हम सिर्फ एसेक्सुअल एरिया पे हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे तब दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। ना यहाँ पे अभी तक आपको किसी सेकंड पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट लगी, ना ईस्ट में, ना हमने अभी पीछे जितना भी किया उसमें। जब दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, दैट लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दिस इज सिंपल। स्पोर फॉर्मेशन भी बहुत सिंपल है। ठीक है,
ब्रेड के ऊपर आपने फंगस उगते हुए देखा होगा, कभी कोई गंदी सी ब्रेड देखी हो, नॉट ओनली ब्रेड बट अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चीनी वाली चीजें होती हैं, तो उनमें भी फंगस उगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्पोर्स अचानक से कहीं हवा से ही उड़ के आते हैं। ऐसा नहीं कोई स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर ये स्पोर्स अचानक से उगने शुरू हो जाते हैं, नहीं। द एयर यू आर ब्रीदिंग, द एयर आई एम ब्रीदिंग, इट इज फुल ऑफ फंगस। ठीक है, कभी आपने ना ये भी सुना होगा, कभी किसी ने सुना, आई विल आस्क यू पीपल, कि जैसे कोविड के केसेस पीछे पिछले साल बहुत राइज हुए थे, तो यू मस्ट हैव हर्ड कि यार ब्लैक फंगस नाम की चीज आई है, and it was very scary, it sounded very scary, and people were infected with black fungus and their lungs collapsed. किसी ने सुना ये कोविड के टाइम पे ब्लैक फंगस नाम सुना Yes, था? ma'am. Yes. सिर्फ एक Yes, ने ma'am. सुना? हाँ, किसी और ने भी सुना ब्लैक फंगस? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं था कि अचानक से वो कोविड के बाद ऐसी जगह पे खड़े हुए जहां पे ब्लैक फंगस उग रहा था। ब्लैक फंगस और एनी काइंड ऑफ फंगस, नो डाउट ब्लैक फंगस इतना कॉमन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन different kind of fungus spores are already in the air, you are already breathing them in and out. ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हो और आपके अंदर कोई फंगस का स्पोर नहीं जा रहा, यू आर एक्चुअली, मतलब अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस है, अनहाइजीनिक कंडीशंस है आसपास, या कोई खाना सड़ रहा है, या डस्टबिन वगैरह के आसपास है कोई घर, तो those areas have higher rates of getting fungus in their air, मतलब ज्यादा एयर क्वालिटी डिग्रेडेड होगी एक तो उस जगह की, और ज्यादा फंगस के स्पोर्स उस हवा में होंगे। ठीक है, तो मेन बात यह है कि फंगस कोविड के टाइम पे कैसे आया था, क्योंकि कोविड ने क्या किया था, द कोरोना वायरस एक्चुअली डिग्रेडेड योर इम्यूनिटी, या इट कॉम्प्रोमाइज योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। आपकी सारी इम्यूनिटी के सेल्स सिर्फ उस वायरस को मारने में लगे थे, उन्होंने बाकी किसी चीज पे ध्यान दिया ही नहीं। जो भी वायरस था, बॉडी में इतना वायरस फैल चुका था लोगों के जो कोविड से इन्फेक्टेड थे, कि उनकी सारी बॉडी की जितनी भी मशीनरी थी जो एक्चुअली फाइट करती है किसी भी डिजीज से, वो सारे के सारे वायरस को मारने में लगे। तो फंगस जो आ रहा था जा रहा था, वैसे ये कोई हार्म नहीं देता, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही होती है। अगर कोई स्पोर अंदर चला भी गया तो इट विल बी फॉट आउट और वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी की वजह से आपके व्हाइट ब्लड सेल्स ध्यान नहीं दे पाए, तो वो फंगस कहीं ना कहीं लंग्स में ट्रेवल किया एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग। ठीक है, क्योंकि उसको मारने के लिए कोई था ही नहीं अब, क्योंकि सारे तो इधर उधर लगे हुए थे, तो बस वो एक तरह से चोर की तरह घुसा एंड इट स्टार्टेड। और सबके साथ नहीं, जिनकी एक्चुअली हालत बहुत खराब हो गई थी, जिनको इन्फेक्शन सिवियर हो गया था, उनके साथ ये ज्यादा केसेस हुए। हाँ कृषांक? मैम, तो इसको लंग्स के अंदर सूटेबल एनवायरनमेंट कैसे मिला ग्रो करने मिल के लिए? जाता है। फंगस कहीं भी, कहीं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, वार्मथ है, मॉइस्ट है, ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लंग्स में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। देखो आप कार्बन लाइफ हो, उसको किसी ना किसी तरह, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स होती है, हर जगह, कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह। इवन आपके जितने भी लंग्स हैं वो ब्लड वेसल्स से प्रोफ्यूजली कह सकते हो एरिया से वो है, फुल्ली कवर्ड है। ठीक है, तो हर जगह आपकी कैपिलरीज घूम रही हैं, इतनी सारी चीजें घूम रही हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज पता नहीं क्या क्या कैरी कर रही हैं। तो फंगस उस चक्कर में ज्यादा अच्छे से ग्रो हो जाएगा किसी के भी लंग में, चाहे वो ब्लड पे हो ना हो, लेकिन लंग्स में जरूर अच्छे से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। हाँ ओजस? मैम, जो वायरसेस और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फंगाइस, वो टारगेट प्लेसेस पे कैसे जाते हैं? लाइक वी से किसी उसने लिवर पे अटैक कर दिया या हाँ एक मिनट पैंक्रियास को बेटा, अफेक्ट गिव मी अ किया? मिनट, गिव मी अ मिनट। हाँ सॉरी फॉर लिविंग, बोलो बोलो, कंटिन्यू, क्या पूछ रहे थे आप? Yes, ma'am. I was asking that how do like all these organisms such as viruses and fungi attack the specific organ? Like we say pancreas or liver is attacked.
हाँ बाय ठीक सो है। और देखो और फंगस का लंग्स मेन ऐसे एरिया कहा। होता है, देखो सबसे पहले तो वो आपकी सांस के अंदर जाएगा, पेट में जाएगा तो कहीं ना कहीं HCl से तो आधे से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, सच्ची बताऊं। जो चीज आपके पेट में ट्रैवल कर रही है वो तो एसिड से मरेगी ही मरेगी, इतना कम पीएच होता है कि वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल है किसी भी चीज का। लेकिन हाँ, फंगस एक ऐसी चीज है जो कि आपके सीधा लंग्स में जाएगी, और लंग्स में ऐसा कुछ होता नहीं, ना एसिडिक एनवायरनमेंट होता ना कुछ, तो वहां तो वो पक्का प्रोलिफरेट करेगा। अब आप मान के चलो कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो पर्टिकुलर एरियाज पे अटैक करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा मलेरियल पैरासाइट का, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले लिवर पे ही अटैक करता है। तो हर ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां पे उनको सबसे ज्यादा फेवरेबल ग्रोथ मिलती है, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेबल है। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स, ठीक है। कुछ होते हैं, जैसे रेबीज का एग्जांपल ले लो, तो रेबीज वायरस क्या करता है, वो सिर्फ नर्व सेल्स को अटैक करता है, तो नर्व सेल्स के अंदर कुछ ऐसा जरूर होगा जो उसका न्यूट्रिएंट सोर्स होगा, तो वो सिर्फ बाकी सारी जगहों को छोड़ के सिर्फ नर्व सेल पे अटैक करता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच ऑर्गेनिज्म can thrive on the cell depending on its nutrient requirements, ठीक है। ओके मैम, अंडरस्टूड। चलो अब हम करते हैं स्पोर्स की बात। तो स्पोर्स मतलब ये तो कॉन्स्टेंटली हवा में है ही है, तो आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। नॉर्मल फंगस होता है, ब्लैक फंगस थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, तो वो गंदी जगहों पे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ब्रेड इज नॉट एन एक्सेप्शन। ब्रेड आप खुली हवा में रखो 2 दिन तक 3 दिन तक सड़ती रहे बाहर, तो वो ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखना। इवन फ्रिज में भी कभी कभार आप रखोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो फ्रिज में पड़े पड़े सड़ गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी स्पोर्स लैंड कर गए थे, हमने फ्रिज में रखा, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर फैलता चला गया, ठीक है। कभी आपने ये भी देखा होगा कि एक ब्रेड का पीस है, ठीक है, दैट्स अ ब्रेड पीस, और ये ब्रेड के पीस पे, ठीक है, ब्रेड के पीस पे इस हिस्से में थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रखा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा काला काला है इस ब्रेड पे, और बाकी बिल्कुल व्हाइट ब्रेड है और ब्राउन ब्रेड है, व्हाटएवर यू ईट, ठीक है। तो इस केस में प्लीज कभी ये मत करना कि इसको काट लो और ये हिस्सा फेंक दो और ये खा लो, ठीक है। इट इज नॉट एडिबल एट ऑल। एक बार फंगस कहीं भी लग गया किसी भी चीज पे, वो पूरी चीज एज इट इज फेंक देनी चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि यार याद ही काट लेता हूँ, इस पे तो फंगस लगा बाकी बची है। आई नो नो वन डज इट, बट इवन इफ यू नो सम पर्सन कि कोई ऐसा कर रहा है, प्लीज स्टॉप इट देयर एंड देन। क्योंकि ये क्या करता है, if you see the image, acha, I'm sorry, we are running out of time, please everyone rejoin so that we can take this up further, ठीक है। please rejoin everyone, rejoin, ठीक है। bye। Okay, ma'am.